नेपाल की जो राजनीतिक अवस्था थी वो 1768 से पहले 50-52 राज्यों के बीच में बटी हुई थी। सबसे पहले राज्य आते हैं पश्चिमी नेपाल के 22 ही राज्य, जिनको जुमला 22 कहते हैं या 22 राज्य भी कहते हैं। उनमें प्रमुख राज्य जुमला और डोटी हैं और वो कर्णाली के इधर के अंचल के वो हैं, और उनको कुमाऊं के साथ मानस खंड में भी संस्कृत में माना जाता है। ये जो 22 राज्य हैं ये अधिकांशतः कुमाऊं को कर देते थे किसी भी प्रकार का, और कुमाऊं का राजा इनका जो है सरदार माना जाता था। उसके बाद 24 ही राज्य हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, और उसके बाद 3 राजा काठमांडू के जो थे, जिनको मल्ल राजा कहते थे, जो आपस में लड़ भिड़ करके जिन्हें 3 राज्य स्थापित किए थे। उसके बाद किरात राज्य हैं पूर्वी नेपाल के, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, पर ये 47 राज्य तो यहीं केंद्रीय नेपाल तक आते आते ही हो जाते हैं। इनका एकीकरण करने में 1558 के बाद द्रव्य शाह का जो गोरखा के शासक थे, जो 24 में एक राज्य पड़ता था, इसी कारण नेपाली और गोरखा को कई लोग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो 1558 के बाद द्रव्य शाह को एक गुरुजी मिले, जिन गुरुजी का नाम गणेश पांडे था। वह वैसे तो कुमाऊं के वासी थे, कुमाऊं में जो आज हल्द्वानी काठगोदाम का क्षेत्र आता है उसके पास बड़ोखरा नाम के गांव के पांडे थे। उन्होंने गुरुजी ने उनको मंत्र दिया, और उसके बाद नाथों की कृपा के बाद कुछ पीढ़ी के अंदर ही उन्होंने पहले 24 राज्य जीते और उसके बाद काठमांडू पर कब्जा करने का प्रयास किया। उनके जो वंशज थे पृथ्वीनारायण शाह ने, उन्होंने 1757 से 1768 तक मल्लों के बीच में जो आपस में जिसे कहते हैं फूट पड़ी हुई थी, उसका फायदा उठाकर किसी तरह नेपाल का जिसे कहते हैं केंद्रीय अंचल एकीकृत किए। पर इस बड़ी विजय के बाद पृथ्वीनारायण शाह का 1771 में देहांत हो गया। उनके पुत्र सिंह प्रताप शाह भी 1775 के बाद जीवित नहीं रहे। उनके दूसरे पुत्र बहादुर शाह का क्योंकि भाभी से नहीं बनती थी, तो उन्हें भागकर पूर्णिया जाना पड़ा। अब राजा बने रण बहादुर शाह, जो पृथ्वीनारायण शाह के पोते थे और एक छोटी उम्र के बालक थे। अब उनका पहली संरक्षिका तो उनकी माता राजेंद्र लक्ष्मी बनी, पर राजेंद्र लक्ष्मी के साथ परेशानी ये थी कि उन्हें टीबी की बीमारी थी और वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रही थी। इस कारण बहादुर शाह को वापस बुलाना पड़ा, और राजेंद्र लक्ष्मी की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने फिर जिस नेपाल एकीकरण अभियान को कहें या नेपाल साम्राज्यवादी अभियान को कहें, उसको इकट्ठा करने की बात कही। अब इस साम्राज्यवाद के पीछे 2-3 बड़े मजेदार बिंदु हैं। पहला मजेदार बिंदु यह कि नेपाल जब इन साम्राज्यों का एकीकरण कर रहा था तो उसमें व्यापार का नाश कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने व्यापारियों को जासूस मानकर व्यापारों को खत्म कर देते थे। इस कारण उनका जिसे कहते हैं राजस्व गिर जाता था। तो जो नए राज्य जैसे नेपाल की घाटी है वो काफी सारा राजस्व व्यापार से लाती थी, पर उन्होंने व्यापारियों को बंद करने के कारण, जो शाह राजा थे, उस कारण जो है उनका राजस्व फिर गिर गया, और फिर उन्होंने फिर पश्चिमी राज्यों की तरफ वो किया, जिसे कहते हैं मुख किया। फिर बहादुर शाह ने धीरे धीरे करके पश्चिम के राज्य जीतने शुरू किए, 22 राज्य। तो उसमें भी उन्होंने कई गठबंधन किए। 22 राज्यों में एक गठबंधन तो सिद्ध भगवंत नाथ ने ही करवा दिया, सल्याण के राजा के साथ, पृथ्वीनारायण शाह की बेटी के साथ विवाह करा के। पर धीरे धीरे करके उन्होंने, उनका जो सबसे बड़ा रोड़ा निकला वो निकला जुमला नाम का राज्य। जुमला 22 राज्यों में बड़ा महत्वपूर्ण था, और वहां के राजा जो सूर्यभान शाही थे, उनके जो संरक्षक थे, उनके प्रधानमंत्री, उनके चाचा जी शोभन शाही, वो एक बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने गढ़वाल राज्य परिवार के साथ वैवाहिक संबंधों और कुमाऊं के साथ जो उनके मालिक और जिसे कहते हैं अधिराज्य के संबंध थे, उनके लिए उन्होंने उनसे सहायता मांगी। वो सहायता ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने कई वर्षों तक उनका जो पश्चिम की तरफ बढ़ना था नेपाली राज्य का, वो रोक के रखा। जुमला राज्य लेकिन 1785 के बाद से लगातार इन युद्धों में पड़ा रहा, और ये जो युद्ध थे, उन युद्धों के बाद उन्हें जो है जुमला की जो विजय थी वो 15 सितंबर 1789 को हो गई। 15 सितंबर 1789 को सूर्यभान शाही और ये शोभन शाही को विभिन्न क्षेत्रों में भागना पड़ा, और अब आगे की विजय का रास्ता खुल गया था। इसके बीच में बहुत बड़ी बात है कि कुमाऊं जो इनका अधिराज्य था, उसके दोनों पक्ष यानी राजा मोहनचंद्र भी और उनके विरोधी जो हरकदेव जोशी थे, उन दोनों ने भी नेपाली पक्ष को पूरी मदद का आश्वासन दिया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जुमला को कोई सहायता तो पहुंच नहीं सकती थी कुमाऊं से। और गढ़वाली राज्य जिनके साथ उनके वैवाहिक संबंध थे पुराने, जो राजा प्रद्युम्न शाह थे, उनकी जो परदादी थी वो जुमला की राजकुमारी थी, छत्रधारी जी, लेकिन उन्होंने भी उनकी सहायता कोई नहीं की। तो इस प्रकार जो है जुमला राज्य का जो पतन है 15 सितंबर 1789, जिसे आश्विन गते 3 1846 या मंगलवार कहा जाता है, वो जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस गिरावट के साथ ही अब आगे के गढ़वाल और कुमाऊं राज्यों की विजय का रास्ता खुल गया था। क्यों?
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जुमला सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जुमला में राज परिवार की एकता बड़ी महत्वपूर्ण थी, और जहां जहां भी नेपाली शासकों ने आक्रमण किए, वहां पर अधिकांशतः राज परिवारों ने या तो साम दाम दंड भेद में से किसी भी नीति के अंतर्गत आके उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो आगे राज्य थे वो इस तरह के नहीं थे, वो सारे के सारे गृह युद्ध में कमजोर राज्य थे, चाहे डोटी हो, कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल। डोटी की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि डोटी के जो राजा थे उनके पास कृष्ण शाही के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कृष्ण शाही के दो पुत्र थे, विष्णु शाही जो कि अंधे थे, और जो दूसरे पुत्र थे दीपशाही जिनकी आंखें थी। दोनों भाइयों में राज्य के लिए हंगामा हुआ। विष्णु शाही को दीप शाही ने कहा कि मैं राजा बनूंगा, तो विष्णु शाही जानबूझ के गोरखा सेना से मिल गए। तो डोटी का पतन तो इस सितंबर 1789 के बाद 12 सितंबर 1790 यानी केवल 362 दिन लगे, डोटी का पूरा विनाश हो गया। और जो डोटी के राजा थे दीप शाही, वो भागकर जो है फिर यहाँ अपने लखीमपुर खीरी के पास सिंघाई के राजा बन गए और सिंघाई के जमींदार बन गए। और सिंघाई राज्य आपको पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो लंबी कहानी। पर आपको ये पहला प्रश्न है कि जुमला जो है इस तरह से कैसे रोक पाया, तो जुमला की सबसे बड़ी पॉइंट यह थी, जुमला की छापामार युद्ध नीति, फिर जुमला के जो राज्य परिवार थी उसमें एकता, और इस प्रकार जुमला राज्य ने जो है किसी प्रकार, और फिर शायद जुमला का जो जिसे कहते हैं सैन्य बल भी जो है शायद बाकी राज्यों से अच्छा था। जुमला राज्य को वैसे भी पुरानी खस साम्राज्य की राजधानी सिंजा का अधिपति होने के कारण शिंजापति कहा जाता था। पर जुमला को क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं में किसी ने भी सहायता नहीं की, जो बड़े राज्य मदद कर सकते थे, और इन्होंने जो है इसके बाद कुमाऊं विजय के द्वार खोल दिए।